हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम लोग पंवार राजवंश पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनके स्रोत हमें कहाँ से मिले हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो वंशावलियाँ हैं, जो भी इसके साहित्य हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आज हम इनके जो शासक हुए थे उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो इनका शासक हुआ है वो कनकपाल हुआ है। ठीक है, जिसको कि इनका संस्थापक भी माना जाता है। कनकपाल का शासक अगर आपसे पूछा जाता है शासन कब से शुरू हुआ था, तो 1888 ईस्वी से ये शुरू हुआ था। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी किसी बुक में ये 688 भी दिया हुआ है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे या तो 888 ही पूछेगा या 688 ही पूछेगा। दोनों चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगी, तो आपको ये चीज़ें याद ध्यान रखनी है बस थोड़ा सा। ठीक है, इसके साथ ही अब कनकपाल अगर यहाँ पर आया था तो ये कहीं ना कहीं किसी जगह से ही आया होगा। जैसे कि हमने सोमचंद के बारे में पढ़ा था, वो कन्नौज से आया था। इसी तरीके से कनकपाल के बारे में कहा जाता है कि कनकपाल जो है गुर्जर प्रदेश से आया था। ठीक है, गुर्जर प्रदेश का इलाका जो होता है महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को गुर्जर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रदेश के साथ साथ ये मालवा, गुजरात में एक धार नगरी है, वहाँ का भी कहा जाता है, वहाँ का भी वर्णन मिलता है, वहाँ से भी आया था। कहाँ से? मालवा और धार नगरी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इसके साथ ये भी कहा जाता है। अब वहाँ से आया था, तो ये प्रमाण हमें कहाँ मिला है? ये हमें एक शिलालेख मिली है, जो कि चांदपुर गढ़ी से शिलालेख मिली थी, उससे ये प्रमाण मिला है। ठीक है, चांदपुर गढ़ी में एक शिलालेख मिली है, उसमें ये प्रमाणित किया जाता है। उसमें ये वर्णन किया गया है कि जो कनकपाल था ये मालवा, धार नगरी या फिर गुर्जर प्रदेश से यहाँ पर आया होगा। अब इस कैसे ये हम जो है कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ये आखिर कुछ चीज़ें हुई होंगी यहाँ पर, जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ वहाँ पर भी ये चीज़ें हैं। तो कहा जाता है कि जो गणेश जी की मूर्ति है उसकी जो सूंड है वो दाहिनी तरफ हमारे यहाँ पर पाई जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसका एक वो भी है, खोलिका गणेश करके बोला जाता है, तो वो इसी के लिए बोला जाता है। ठीक है, और आप महाराष्ट्र और वहाँ पर भी जो है काफ़ी पुराने टाइम से जो सूंड होती है गणेश जी की, वहाँ पर भी ये दाहिनी तरफ है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वहाँ पर जो गणेश जी की सूंड है वो बाईं तरफ है। ठीक है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कनकपाल जो है ये वहाँ से आया था, गुर्जर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के इलाके से ये आया था। और इसने जो मूर्तियाँ बनवाई, इसने जैसे वहाँ पर देखी थी उसी तरीके से इसने यहाँ पर भी बनवाई। गणेश जी की सूंड को इसने दाहिनी तरफ बनवाया। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और भी प्रमाणित चीज़ें मिली हैं, कुछ और भी स्रोत मिले हैं, जैसे कि आपका जोशीमठ से मिला है मंदिर। जोशीमठ का जो मंदिर है उसमें मूर्ति बनाई हुई है इसने, कनकपाल ने, वहाँ पर भी उसकी जो सूंड है इसने दाहिनी तरफ करी है। इसके साथ ही साथ टिहरी दरबार में भी जितनी भी इसने जो है कास्ट की मूर्तियाँ बनवाई हैं गणेश जी की, उनकी सूंड भी दाहिनी तरफ बनवाई है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रमाणित होता है कि कनकपाल जो है ये गुर्जर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान के एरिया से यहाँ पर आया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसकी जो है कुछ किताबों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपकी एक बुक का नाम है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ दिवंगत विभूतियाँ। ठीक है, आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि दिवंगत विभूतियाँ जो है ये बुक किसने दी है, तो ये भक्त दर्शन की बुक है, भक्त दर्शन। ठीक है, इसके बाद एक और बुक है जिसका नाम है गढ़वाल एमनीशिया एंड मॉडर्न, ठीक है, ये बुक किसकी है? ये पातीराम की बुक है, पातीराम। तो इस तरीके से जो बुक दिए जाते हैं और इनके राइटर के आप लोगों से नाम पूछे जाते हैं, ये आपको याद होने ज़रूरी है। जैसे कि साहित्य मैंने बताए थे, और साहित्यकार के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मानोदय काव्य का पूछ लिया जाता है, कवि भरत का है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो ये चीज़ें आपको इसी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे पवाड़े हुआ करते थे। पवाड़े मतलब जो वीर गाथाएं गाई जाती हैं, उनमें भी जो ये कनकपाल है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से आया था, और इसका शासन जो है 888 ईस्वी में इसने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, इसके बाद इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी शासक आते हैं।
अब देखिए शासक इनके जो हुए थे 54 टोटल शासक हुए हैं, ठीक है। तो 54 के 54 हमें नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो है इनके इतने ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिले हैं, सब शासकों का वर्णन है नहीं, तो इसलिए जितनों का वर्णन मिला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं, हम उतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला शासक था कनकपाल। दूसरा जो इनका शासक आता है वो अजयपाल आता है, 37वें नंबर का शासक। अजयपाल, ठीक है। ये कौन से नंबर का है? 37वें नंबर का है, ये आपको याद रखना है। तो अजयपाल से पहले भी यहाँ पर काफ़ी शासक हुए, जैसे कि पांडुपाल हुआ, श्यामपाल हुआ, तो बहुत शासकों के नाम है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी, वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। अब अजयपाल गद्दी पर कब बैठा होगा? तो ये लगभग 1500 से 1547 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। किसी बुक में ये 1490 दिया हुआ है, 1490 से 1520 के करीब दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो है डिफरेंस है। लेकिन हम लोग 1500 से लेकर 1547 ईस्वी तक इसको ले लेते हैं, ठीक है। इतने में इसने यहाँ पर शासन किया था, ठीक। तो जब अजयपाल ने जो है गद्दी पर बैठा था तो इसने सबसे पहले क्या किया था, इसने जो है 48 गढ़ों को जीत लिया था। 52 टोटल गढ़ मैंने आपको बताया, इसने 48 गढ़ जो है अकेले ही जीत लिए थे और उनका एकीकरण करना शुरू कर दिया था, सबको एक साथ मिलाना शुरू कर दिया था। वहीं से आपका गढ़वाल निकल कर आया था। इसके साथ ही साथ जो इसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी देहरादून का एरिया जो था और ये आपका कोटद्वार का एरिया है, यहाँ पर भी इन लोगों ने जो है विजय प्राप्त कर ली थी। तो टोटल इसने जो है 52 गढ़ जीत लिए थे अजयपाल ने, ठीक है। अब बात आती है कि अजयपाल ने जब जो है पूरे के 52 के 52 जो गढ़ थे उनको एकीकरण कर लिया था, एकीकृत कर लिया था उनको, उसके बाद जो है इन लोगों ने राजधानी कहाँ पर बनाई थी? चांदगढ़, चांदपुरगढ़, ठीक है। चांदपुरगढ़ में इनकी सबसे पहले राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ, अजयपाल जब यहाँ पे शासन करने लगा तो कोई ना कोई कुमाऊं पे भी शासन कर रहा था और कुमाऊं और इनमें तो संघर्ष चलते ही रहते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुमाऊं से बार बार यहाँ पर आक्रमण होते रहते थे, जिसकी वजह से जो है अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर इसने देवलगढ़ कर दी थी। इसके बाद राजधानी हुई थी देवलगढ़, ठीक है। तो देवलगढ़ इसने जो राजधानी करी थी वो तकरीबन 1512 में करी थी, 1512 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद इसने दोबारा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, यहाँ से देवलगढ़ से इसने फिर राजधानी अपनी श्रीनगर स्थानांतरित कर दी, ठीक है। तो आप अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ऐसा कौन सा शासक है, पंवार शासक ऐसा कौन सा है जिसने कि अपनी राजधानियाँ इस तरीके से शिफ्ट करी है, चांदपुर से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर, तो कौन है? अजयपाल है, ठीक है। और जब इसने श्रीनगर शिफ्ट करी तो उसके बाद लगभग 1804 ईस्वी तक इनकी राजधानी श्रीनगर में ही रही, कहीं दूसरी जगह इन लोगों ने शिफ्ट नहीं करी। अब देखिए कोई अगर शासक है अपनी राजधानी अगर स्थानांतरित करता है तो उसके पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं कि आखिर वो क्यों अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है। तो इसका भी काफ़ी बड़ा रीज़न था इसके पीछे कि उस टाइम पे जो है कुमाऊं में किसका शासन था? कीर्तिचंद का शासक, कीर्तिचंद वहाँ पर राजा था और कीर्तिचंद ने जो है यहाँ पर आक्रमण कर लिया था परमार राजवंश पर, गढ़वाल पर, और इसने जो है यहाँ पे विजय कर ली थी, यहाँ पर ये जीत गया था, ठीक है। तो इसने जीतने के बाद क्या किया, इनके जो एक दो क्षेत्र जो बधानगढ़ का इलाका था वो सारे अपने उसमें मिला लिए थे। लेकिन आगे चलकर इन लोगों की संधि हो जाती है और जो पंवार राजवंश होता है ये क्या करते हैं, इसको कर देना स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको कर देना स्वीकार करने के बाद ये लोग अपनी राजधानी को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार आक्रमण हो रहा था और आक्रमण होने के वजह से जो राजधानी थी वो एक साइड में बनी हुई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है जो राजधानी होती है वो सेंटर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सेंटर में अगर राजधानी होगी तो वहाँ से वो हर तरीके से जो है अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं और अपने क्षेत्र को अच्छे से देख सकते हैं। तो एक तो ये रीज़न था कि कीर्तिचंद जो है बार बार यहाँ आक्रमण कर रहा था, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, दूसरा रीज़न ये था कि जो ये एरिया है श्रीनगर का जो एरिया है ये समतल भूमि है, तो इसलिए भी इसने यहाँ पर जो है अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। तो श्रीनगर राजधानी शिफ्ट करने के बाद ये क्या करता है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा अपना जो है एक राजभवन बनवाता है, जो कि बहुत भव्य इसने राजभवन वहाँ पर बनवाया था। और वहाँ पर इसने अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी की मूर्ति की स्थापना भी करवाई थी, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी जो कुलदेवी थी वो राजराजेश्वरी थी।
क्या करता है, अपनी कुल देवी की वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करवा देता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो इसका भवन बना था, उसके जो दरवाजे थे उसमें बहुत अच्छी कलाएं बनाई हुई थी और पत्थरों से ये पूरा का पूरा जो है भवन निर्माण किया हुआ था। और यहाँ तक कि पानी की सुविधा के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए इन्होंने एक गुफा बनाई थी, जो कि गुफा सीधे जाकर अलकनंदा नदी में खुलती थी। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर बनाया था। लेकिन ये भवन अभी वहाँ पर है नहीं, क्योंकि 1803 के तकरीबन भूकंप वहाँ पर आया था और उसमें ये क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरा का पूरा भवन टूट गया है। तो इसका अभी इतना ज़्यादा प्रमाण वहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। राजराजेश्वरी जो थी इनकी कुल देवी थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर क्या है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अजयपाल के टाइम पे जो है कुमाऊं में इसका समकालीन कौन है, कीर्तिचंद है। तो अब कुमाऊं में कोई ना कोई था, तो जो है मुगल शासक भी कोई ना कोई रहा होगा इसके समकालीन। तो इसके समकालीन जो मुगल शासक था वो कौन था, अकबर। अकबर उस टाइम जो है दिल्ली में शासन कर रहा था। ठीक है, तो समकालीन भी आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसने जो है सत्यनाथ भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। ये भी इसने श्रीनगर में ही करवाया था, सत्यनाथ भैरव मंदिर। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक, इसके बाद जो है इसके कुछ और भी नाम बोले गए हैं, जैसे कि मानोदय काव्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। मानोदय जो काव्य है, जो कि कवि भरत का है, मानोदय काव्य में इसको युधिष्ठिर बोला गया है। ठीक है, युधिष्ठिर बोला गया है, भीम बोला गया है, कृष्ण बोला गया है, कुबेर बोला गया है और इंद्र नाम से इसको संबोधित किया गया है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे किस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पंवार राजा है जिसको कि युधिष्ठिर, भीम, कृष्ण, कुबेर या फिर इंद्र के नाम से जाना जाता है, तो कौन है, अजयपाल है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, जब इसने 52 के 52 गढ़ जीत लिए थे, और इसके साथ ही सॉरी एक चीज़ और याद रखनी है, इसने मंदिरों का निर्माण जो करवाया था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसने जो है शिव और गौरी के मंदिर का निर्माण करवाया था, प्लस गौरी के इसने बहुत ज़्यादा मंदिर बनवाए हैं। ठीक है, तो जब इसने जो है 52 के 52 गढ़ जीत लिए थे, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि राजा अशोक ने जीत लिया था अपना, जब उसने युद्ध किया था तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। इसी तरीके से इसने भी जो है युद्ध जीता था, पूरे 52 गढ़ जीत लिए थे। उसके बाद ये क्या करता है, अपनी तलवार छोड़ देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हत्याएँ हो जाती हैं। उसके बाद ये क्या करता है, गोरखनाथ पंथ जो है उनकी शरण में चला जाता है। गोरखनाथ पंथ क्या है, एक तरीके का ब्रह्मचारी टाइप का संप्रदाय था, जो कि पाठ पूजा में ही लगा रहता था। तो उसके बाद ये जो है वहाँ पे चला गया, और जब ये वहाँ पर गया तो इसको 84 सिंहों में से इसे एक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि 84 सिंहों में से एक किसे कहा जाता है, तो अजयपाल को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसको आदिनाथ और आदिगुरु भी कहा जाता है, आदिनाथ और आदिगुरु। ठीक है, ये इसके नाम है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए। आपको आदिनाथ, आदिगुरु, युधिष्ठिर, भीम, कृष्ण, कुबेर, इंद्र, ये सब किसका नाम था, ये सब जो है अजयपाल को कहा गया था। ठीक है, मानोदय काव्य आपको याद रखना है और आपको आदिनाथ और आदिगुरु याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है जब ये 52 गढ़ इसने जीते थे, उनमें से एक गढ़ हुआ था ऊपूगढ़। ऊपूगढ़ एक हुआ था। ठीक है, ऊपूगढ़ में एक इसका वर्णन मिलता है, वो कप्पू चौहान वहाँ पर कोई हुआ करता था, कप्पू चौहान के साथ इसका कप्पू चौहान। ठीक है, कप्पू चौहान का वहाँ पर वर्णन मिलता है। कप्पू चौहान के जो पवाड़े हैं उसमें जो है अजयपाल की चर्चा हुई है। तो यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कप्पू चौहान के पवाड़ों में किस पंवार राजवंश का शासक का वर्णन मिलता है, तो अजयपाल का वर्णन वहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसने जो है एक प्रथा भी चलाई थी। उस टाइम पे क्या होता था, जैसे आप अभी भी देखते होंगे, कुछ कुछ जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उच्च कुल के ब्राह्मण जो होते हैं, वो सबके हाथ का बना खाना नहीं खाते हैं। तो इसके जब ये शासन कर रहा था तो इसकी सेना में भी कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो कि सबके हाथ का खाना नहीं खाते थे, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो ये क्या करता है, सरोली ब्राह्मण निकाल के लाता है, सरोली ब्राह्मण।
और इन सरोली ब्राह्मणों को ये कहता है कि अब जो है इसकी सेना के लिए यही खाना बनाएंगे, और जितने भी ब्राह्मण हैं, कोई भी कार्य होता है, सब जगह पे खाना ये सरोली ब्राह्मण ही बनाएंगे। ठीक है, खाना बनाने का काम उसने इनको दिया, ताकि जो भी खाना बना रहे हैं वो खाना इसके जो सेना है वो सारे के सारे खा सके। ऐसा ना हो कि उच्च कुल के ब्राह्मण खाना नहीं खा रहे हैं, इस तरीके का कोई भेदभाव ना हो। और ये चीज़ें जो है आज भी हमारे गढ़वाल में हैं। कभी शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर भी जो है एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसने प्रथा करी थी, सरोली ब्राह्मण की ये प्रथा लेकर आया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है इसने एक मानकीकरण भी चलवाया था, मतलब एक मानक इसने बनाया था जिसको कि बोला जाता है धूली पाथा। धूली पाथा, आप लोगों ने पाथा देखा भी होगा शायद। ये एक जो है लोहे का सा बना हुआ रहता है और ये लगभग 2 किलो का रहता है, 2 केजी का रहता है। ये अगर अब घरों में, आप पुराने घरों में जाएंगे जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी होंगी, वहाँ पर ये आज भी रखा हुआ मिलता है। तो 2 किलो का ये रहता था। इसने इसका भी जो है निर्माण करवाया था धूली पाथा का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है धूली पाथा से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका जो वर्णन है ये साबरी मंत्रों में भी मिलता है। साबरी मंत्र क्या होता है, तंत्र मंत्र विद्या टाइप के कुछ होता है, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है साबरी मंत्रों में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से उठा के दे देता है। साबरी मंत्रों में कौन से शासक का वर्णन है, तो अजयपाल का वर्णन है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ये सारे अजयपाल के बारे में थे। और देखिए बहुत डिटेल में, बहुत लंबी चौड़ी घुमा के पढ़ने से अच्छा है कि हम चीज़ें जो फैक्ट हैं, जो पूछे जाते हैं, हम वही पढ़ें। ठीक है, तो यही वो सारे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो भी शासक हुए हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिला है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐतिहासिक स्रोत की कमी के कारण वर्णन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद जो शासक है, एक तो कल्याण शाह है। ठीक है, कल्याण शाह ने इसके बाद यहाँ पर शासन किया। उसके बाद एक सुंदरपाल है, सुंदरपाल का इसके बाद यहाँ पर शासन हुआ होगा। उसके बाद हंसदेव पाल है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर शासन चला था, लेकिन इन लोगों का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ के इनके सिर्फ नाम देखकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद जो शासक हुआ, विजयपाल के बाद इनका जो शासक हुआ जो कि गद्दी पर बैठता है, जिसका हमारे पास वर्णन है, वो है सहजपाल। ठीक है, अजयपाल के बाद हम लोग सहजपाल पढ़ेंगे। ये नाम आप लोग लिख के इसको एक बार देख के यहीं पर इसको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो अभी हम पढ़ेंगे सहजपाल। ठीक है, तो सहजपाल को कहा जाता है कि सहजपाल जो है ये आपका अजयपाल का ही पुत्र हुआ था, इसको अजयपाल का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका वर्णन मिला होगा, इसी से ये पता चलता है कि अजयपाल का पुत्र है। तो इसका वर्णन आपको कहाँ मिला था, एक तो मानोदय काव्य में मिला था और दूसरा रामायण प्रदीप में मिला था। रामायण प्रदीप और दूसरा कहाँ मिला था, मानोदय काव्य में इसका वर्णन मिला था। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कहा जाता है सहजपाल के बारे में कि ये काफ़ी बुद्धिमान था, ये अपनी प्रजा का जो है काफ़ी ज़्यादा हितैषी था और इसके साथ ही साथ ये लोगों को आश्रय भी देता था, आश्रयदाता ये था। ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा चतुर राजनीतिज्ञ भी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन शासकों के बारे में नॉर्मली कही ही गई हैं, लेकिन सहजपाल के उसमें जो है ये वर्णन मिला है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके 2 अभिलेख भी मिले हैं। एक अभिलेख तो इसका रघुनाथ मंदिर से मिला है और दूसरा इसका मिला है देवप्रयाग से। ठीक है, तो ये इसके अभिलेख मिले हैं जिसमें कि सहजपाल का वर्णन किया हुआ है। तो एक तो मिला है 1548 में और दूसरा मिला है 1561 में, 1561 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अभिलेख कुछ मिले हैं। तो इसके साथ ही साथ अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसके समकालीन उस टाइम पे कौन रहा होगा। सहजपाल के समकालीन कुमाऊं में उस टाइम कौन था, तो सहजपाल का जो समकालीन था वो रुद्रचंद था। रुद्रचंद और रुद्रचंद का पुत्र लक्ष्मीचंद। इन शासकों के नाम तो आप लोगों को याद हो ही गए होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है कुमाऊं राजवंश पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये इसका समकालीन था। दूसरा, अगर इस समकालीन कुमाऊं में थे तो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में भी कोई मुगल शासक बैठा होगा, वो भी इसका समकालीन रहा होगा, तो अकबर को इसका समकालीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि किसका कौन समकालीन था,
ठीक है, और कहाँ से इनके जो है अभिलेख प्राप्त हुए थे, कहाँ इनका वर्णन मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अकबर का जो एक अन्वेषण था, अन्वेषक जो अकबर के थे, वो उस टाइम पे यहाँ पर ये पता लगाने आए थे कि गंगा का जो है उद्गम स्थान कहाँ से है, गंगा कहाँ से निकली है। तो तब जाकर पता चला कि जो अकबर था इसका समकालीन था। ठीक है, तो ये इनके जो है कुछ शासक है जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बलभद्र शाह पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज आप यहीं तक इसको रिविज़न कर लेना और देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर ही लिखना, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ। तो और कोरिलेट करके पढ़ना, कुमाऊँ से कोरिलेट कर लेना, कत्यूरियों से कोरिलेट करके आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी अभी इसके जो शासक है उनका वर्णन करते चलेंगे, उनको पढ़ते चलेंगे। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।